इसको मज़ीद कंटिन्यूस करने के लिए कुछ सेक्शन बीच में जो है ना, वर्स 2 to 9 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत 2 to 9 जो है ये डाइवर्स को एक्सप्लेन करती है, प्लस ये 2 to 7 जो वर्स है ये खुला को एक्सपोज करती है। मैंने अर्ज़ किया था कि चैप्टर 65 जो है द डाइवर्स कुरान करीम का, उसमें भी ज़िक्र है इद्दत पीरियड का, और उसके बाद सूरत बकरा की 235 आयत जो है उसमें भी डिक्लेयर है वेटिंग पीरियड। तो ये थोड़ा डिक्लेयर कर दूं क्योंकि इसमें वीडियो में कुछ मेरा ख्याल वर्स जो है उसके मैंने कोड किए हैं 27, लेकिन ये 222 से लेके 240 तक ये रिलेटेड है औरत और मर्द की डाइवर्स और ख़र्चे के बारे में, बच्चों के मेंटेनेंस के बारे में। चैप्टर 2 का दी बकरा, इसको मद्देनज़र रखते हुए कुरानिक लॉ में जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं उसकी पैरवी करनी है। पर्टिकुलरली जो 2 आयात हैं जिसमें 235 है और 2 to 9 है और इंक्लूडिंग 230, यानी 2 to 9, 230 और 235 जो है ये रिलेटेड है इस केस के साथ। 2 to 9 जो है वेरी क्लियर कि डाइवर्स 2 होती हैं, 3 नहीं। तलाक़ रजी है, 3 महीने का पीरियड है जिसमें कुरान ने डिक्लेयर किया है चैप्टर 65 में भी और चैप्टर जो है 2 में भी। तो 3 महीने के बाद जो है तलाक़ जो है अफेक्ट होती है। ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड तलाक़ अफेक्ट नहीं होती, वो तलाक़ रजी ही कहलाती है। लेकिन 3 महीने के बाद जब ये कन्वर्ट हो जाती है तलाक़ बाइन में, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल चेयरमैन, जब वो सर्टिफिकेट्स दे देता है तो ये तलाक़ बाइन हो जाती है। लेकिन आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो भी तलाक़ रजी को प्रेफर करते हैं कि किस तरीके से ये इनका आपस में समझौता हो जाए और हमें ये सर्टिफिकेट इशू ना करना पड़े डेजोलेशन ऑफ मैरिज का, यानी तनसीख निकाह जिसको कहते हैं। तो ये कुरान के अहकामात हैं। ये मैंने इसलिए ये मेरी वीडियो 3 पार्ट में चली गई है ताकि एक्सप्लेन कर सके। भाई ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें जितने भी लॉज हैं इन्वॉल्व हैं, लेकिन द सुपीरियर लॉ इज़ द कुरानिक लॉ जो मैंने आर्टिकल्स जो है उसमें दिए हैं। तो थोड़ी सी इसमें वर्सेस की जो है वो है मेरा ख्याल 2 to 8 को मैंने एक्सपोज कर दिया 2 to 9 की जगह, लेकिन 2 to 9 इज़ अ पर्टिकुलर एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल ऑफ द डाइवर्स रीड। डाइवर्स रीड जो है 2 to 9 को ही मीट करती है और 2 to 9 के ऊपर ही आपने डाइवर्स जो है वो बनानी है। डाइवर्स जो है तलाक़ रजी 2 तलाक़ें, 3 तलाक़ें नहीं देनी है। अगर 3 तलाक़ें दे दी तो फिर भी वो तलाक़ रजी कहलाएगी अप टू द पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के बाद फिर वो डाइवर्स अफेक्ट करेगी। अगर वो शौहर नहीं रखना चाहता, उसने 3 ही दे दी हैं, लेकिन वो तलाक़ रजी से निकलेगी बाहर 3 महीने के बाद। अमूमन ये होता है कि डाइवर्स देते वक्त शौहर गुस्से में और सेंटिमेंटल टाइप स्टेटमेंट्स दे के फ़ौरन जो है डिक्लेयर कर देता है तलाक तलाक तलाक, ख्वाह वो औरल हो ख्वाह वो इन राइटिंग हो। लेकिन इन राइटिंग तलाक का होना ज़रूरी है। चैप्टर 65 के तहत 2 विटनेस होना ज़रूरी है। विटनेस के बगैर जो है तलाक वैलिड नहीं होती, इनवैलिड रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको फॉलो करते थे, जिसमें मैंने तलाक की फर्दर कंडीशंस भी बताई हैं, क्योंकि उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है वो लॉ है हमारा, जो फैमिली एक्ट है उसको हमने एक्सपोज करना है। बार बार कहने का मकसद यही है कि जो
एक्ट है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ये मेजर लॉ है। इसका जो सेक्शन 7 है वो तलाक के बारे में बताता है कि मर्द को क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो कोर्ट का जो प्रोसीजर्स है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है। ये कार्रवाई फैमिली कोर्ट करेगी इसके तहत। जब ये डेवलेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला का केस आता है तो फिर भी ये उसी में जो मैंने सेक्शन बताए थे उसमें ये जाएगा केस आपका। तो ये बताना ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम ना करें जिससे परेशानी हो। जब ये डिग्री हो जाता है खुला का केस, इसमें भी रिकन्सिडरेशन जज कराता है। प्रोसीजर दिया हुआ है, इसमें पूरा प्रोसीजर है कि जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें प्री ट्रायल है कि दोनों की सुलह कराई जाए। तो कुरान के अहकामात को जज भी देखते हैं। ये खुला के मैटर में आता है। अगर डाइवर्स दे दी है तो डाइवर्स में क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए आ जाती है औरत कोर्ट में, अब वो डाइवर्स का पीरियड तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन डाइवर्स अगर वो प्रॉपर वे में नहीं होती तो जज उसमें एक्शन ले सकता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो 233 के ऊपर एक्ट के ऊपर आ जाता है। तो मेंटेनेंस का जो है वो सूट फाइल करती है औरत बच्चों का, क्योंकि बच्चे उसके पास होते हैं। तो उसमें जो है सूट फॉर मेंटेनेंस 17A के ऊपर वो आती है कोर्ट में कि मुझे बच्चों का खर्चा चाहिए, और अपना भी वो मेंटेनेंस पीरियड जो होता है 3 महीने का उसमें वो क्लेम करती है अगर वो उसे नहीं दिया। लेकिन डाइवर्स जो है अकॉर्डिंग द कुरानिक लॉ ही देनी चाहिए, जिसमें इन्वॉल्व है कुरान करीम की आयात। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या निकाह किया जाए तो कुरानिक लॉ की ऐत जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए, उसके मुताबिक जो है वो निकाह किया जाए। निकाह का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। निकाह मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मियाँ बीवी में। टर्म एंड कंडीशन के जितने भी कॉलम निकाह नामे में बने हैं उसको गौर से पढ़ा जाए। लेकिन हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल वाला मैटर जो है, हक महर फ़ौरन अदा करना ज़रूरी होता है ताकि कोई पीछे गुंजाइश न रहे। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट कुरान की होती है तो हक महर रोकना नहीं चाहिए, प्रॉम्प्ट हक महर देना चाहिए। प्रॉम्प्ट हक महर जो है उसी टाइम अदा कर देना चाहिए औरत का, जो भी लिखा है। बाकी टर्म एंड कंडीशन के तहत ये किया जाए। अब इस मैटर को आप देखें कि ये शरीयत कोर्ट में ले जाएं इसको, जिसमें चूँकि इन्वॉल्वमेंट हो गई है शरिया एक्ट 1991 अंडर आर्टिकल 3 की। उसके बाद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, और इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट जो है 1961 उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। फिर मोहम्मदन लॉ की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जो मैंने आर्टिकल कोड किया है 243। तो ये सारे ये जो मैटर हैं इन्होंने मोनिका साहब ने हला दिए हैं, और जो सज़ा दी गई है वो सज़ा जो है वो गलत दी गई है। क्योंकि उसको जज को ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में 1961 में जो सज़ा लिखी हुई है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए था। तो ये मेरा कहना है, कुरान के अहकामात के ऊपर जाइए डाइवर्स को लेके। 229 एक्सरसाइज करें। मैं 227 बोल चुका हूँ इसमें, क्योंकि 227 जो है वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का एक्ट है जो गलती से मैंने इसमें कोड किया। लेकिन 229 जो ऐत है वो इसमें वो होगी 229 सूरत बकरा की।
लेकिन 2 to 7 भी इन्वॉल्व है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आर्टिकल जो है वो भी प्रेफर करता है कुरान की तरफ, और शरिया एक्ट 1991 अंडर आर्टिकल भी प्रेफर करता है द सुपरमेसी ऑफ द कुरानिक लॉ। मोहम्मद लॉ भी इसके ऊपर आता है। तो इसलिए अब ये मैटर जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो हुई है इद्दत पीरियड की, ये मैंने पहले बताया कि 235 और उसके बाद ये आयात पढ़ें, इसमें इद्दत पीरियड के बाद जो है निकाह किया जाता है। इद्दत पीरियड में निकाह नहीं होता किसी भी सूरत में। तो 235 जो आयत है वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, बीच में आप बंदोबस्त कर सकते हैं, बातचीत चल जाए, लेकिन ये जो भी निकाह करने वाला है उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि निकाह जो है इद्दत पीरियड से पहले नहीं हो सकता। ये 235 आयत को डीपली स्टडी करें। आप वो 3 महीने के बाद ही निकाह को रखें, लेकिन ये चूँकि गलती हो गई है, इसको रेगुलाइज करना है कुरान की आयत में। अब कुरान की आयत को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर मैंने चैप्टर 49 बता दिया है, और भी कुरान की आयत सुलह की तरफ लेके जाती हैं। सूरत बकरा में भी है कि आपस में सुलह करा दो, इन्हीं आयत में से है। तो चैप्टर 49 जो है आयत नंबर, यानी हम इसको कोड करते हैं सेक्शन, कि वो मोहम्मदन लॉ एंड द कुरानिक लॉ, इसमें वर्सेस का वो जिक्र है, लेकिन मोहम्मदन लॉ में सेक्शन आते हैं और कुरानिक लॉ में वर्स कोड करते हैं। मीनिंग्स एक ही हैं, वो अरबिक वर्ड है, सेक्शन जो है इंग्लिश वर्ड है। तो उसमें 9 आयत नंबर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि जब लग गई है तो फिर इसमें हमें क्लियर पोजीशन बतानी चाहिए। दिसंबर सूरा 49 यानी चैप्टर 49, इसमें मैं आयत नंबर 6 जो है यानी सेक्शन 6 अंग्रेज़ी में मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस मसले को रिजॉल्व करना है अंडर दी कुरानिक लॉ। इसमें कोई लॉ और इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब ये गलती हुई है तो गलती को सुधारने के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात कुरान में बेशुमार जगह पे दिए हैं। कोई भी गलती इंसान से होती है तो कुरान की आयत की अगर वायलेशन होती है तो उसको कुरान की आयत ही से आप ठीक करें। अब मैं ये चैप्टर 49 की वर्स 6 पढ़ता हूँ अंग्रेज़ी में, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। इसमें सख्त 6 नंबर आयत है, Believers, it an evil door bring you a piece of news, inquire first into it truth, lest you should wrong others unwittingly and repent of what you have done. अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि आप जो भी ये मैटर आता है आपके पास, अदर देन मियाँ बीवी के झगड़े के अलावा भी, तो ये आप उसको चारों एंगल से देखें, क्योंकि डाइवर्स के मैटर्स भी उनके पास आते थे। तो मैं ये चीज़ इसलिए एक्सपोज करना चाहता हूँ, जमीला बिनते कैस का मैं जिक्र करूँगा, उनका खुला का मैटर इसमें आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था, वो मैं कोड करना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो हम खुला करते हैं कोर्ट में या जज करते हैं या वकला सूट फॉर डिवोर्स और मैरिज बाय वे ऑफ खुला फाइल करते हैं, तो उसमें जो है जज भी रिकन्सिलेशंस करवाते हैं, प्री ट्रायल जिसको बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जमीला बिनते कैस का मैटर जो है उसको रिजॉल्व किया, क्योंकि ये खुला पहला हुआ है। इसको ही हम कंटिन्यूस पूरे वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ में इसका एग्जाम्पल कोड करते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस है जमीला बिनते कैस का। तो वाक़या यूँ है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमीला बिनते कैस आई। उन्होंने अपने शौहर की कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जमीला क्या बात है, क्यों नहीं रहना चाहती हो, क्या वजूहत है? कहती नहीं बस सर मैं नहीं। बड़ा उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो छुपाना चाह रही थी, बताना नहीं चाह रही थी। बकायदा एक हमारे पास रेफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि अपने शौहर के बारे में कोई खराबियाँ बताओ, कोई उस तंग करता है या दूसरे लड़कियों में, शराब में या किसी जुए में या कोई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जमीला ने कि या रसूलल्लाह मेरा शौहर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मेरा हर तरीके से ख्याल रखता है, दुनिया की हर नेमत मुझे देता है, मुझे हक महर में उसने बहुत कुछ दिया है, अंगूरों का बाग दिया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जमीला वो कौन सी बात है जिससे तुम उससे अलहदगी करना चाहती हो? तो जमीला बिनते कैस ने कहा या रसूलल्लाह बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। आप बताइए कि वो खूबसूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और कहा ठीक है जमीला, अच्छा ये बताओ तुम्हें हक महर में क्या दिया? ये सब उलमा जानते हैं कि खुला का मैटर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और इसके बाद खुला का जो सिलसिला है कुरान के साथ में भी है। 229 जो है ये रेफरेंस है। 229 रैन सम दे के, मुआवजा दे के औरत जान छुड़ा ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें हक महर में क्या दिया? उसने गिन के सब कुछ बता दिया कि जो जो उसने दिया सब बताया, ये है ये है ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा तुम क्या वापस करना चाहती हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीला बिनते कैस ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सब कुछ दे दूंगी, इसके अलावा और भी दे दूंगी। यानी उसके पास भी दौलत थी, यानी उसका दिया हुआ सब कुछ सुई धागा तक वापस करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो डिमांड करता है तो मैं दे दूंगी, क्योंकि वो भी पैसे वाली थी, साफ ज़ाहिर है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम्हें जो अंगूरों का बाग दिया है वो तुम हक महर में जो लिया है वो उसको वापस कर दो, बाकी कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया, और यही आज जो है रैनसम मुआवजा दे के औरत अपनी जान छुड़ाती है, खुला लेती है। तो ये मेरा कहना था कि ये 229 ऐत जो है सूरत बकरा की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवोर्स को भी डिक्लेयर करती है और खुला, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला को भी डिक्लेयर करती है कि औरत दे के जान छुड़ाए। ये खुला का सूट हम फाइल करते हैं जमीला बिनते कैस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरी करते हैं, और इसी को कोट करके हम रेजोल्यूशन बाय मैरिज बाय वे ऑफ खुला करते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली कभी भी किसी वकील ने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला का सूट फाइल करते वक्त कभी इस आयत को कोड नहीं किया। विदाउट जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आयत को कोड नहीं करते, रेफरेंस कोड नहीं करते, उसका हवाला नहीं देते। ये देना चाहिए। तो अब मैं ये इसलिए वीडियो 3 मेरी हो गई है, तो इसमें लॉ भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें जो है इसमें अब जाना है चैप्टर 49 में अल हजरात। अब जो काजी है उसने तो जो फैसला कर दिया, वो गलत किया या सही किया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं। अब जिस काजी के पास नेक्स्ट जाएगा ये केस फेडरल शरीयत कोड में जाएगा, तो फेडरल शरीयत कोड के जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी जज है या जो भी जस्टिस है वो इस ऐप को एक्सरसाइज करेगा। ये हमें पता होता है। रिलीजियस लॉयर जो होते हैं, जिन्होंने कुरान के ऊपर डीप स्टडी की होती है और जिनको नॉलेज होता है और भी मज़ाहिब का, उनको वो
बाकायदा कोड करके फिर ये डाइवर्स करते हैं। मेरे पास डाइवर्स के केसेस बहुत आते हैं जिनको मैं बड़ा पोलाइटली डील करता हूँ, और डाइवर्स डीड जब बनाता हूँ तो मैं बड़े उसको चारों तरीके जो अडॉप्ट करके फिर बनाता हूँ, और मैं हमेशा यही एक्सरसाइज करता हूँ कुरान की आयत की। तो ये मैंने आपको बताया कि बिलीवर्स, इफ एन इविल डोर ब्रिंग यू एन ए पीस ऑफ न्यूज़, यानी अगर कोई खबर आपके पास आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इंक्वायर, उसकी तहकीक करते हैं फर्स्ट, यानी पहले उसकी अच्छे तरीके से तहकीकात करें, इनटू इट्स ट्रुथ, यानी उसकी सच्चाई पे जाएं कि सच क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कुरानिक लॉ। अच्छा, आगे लिखा है, लेट्स यू शुड रॉन्ग अदर unwittingly and repent of what you have done। इत्तफाकी तौर पर आप फैसला न कर दें, बगैर तहकीकात किए फैसला न कर दें कि बाद में आपको रिपेंट, अफसोस हो कि मैंने ये फैसला गलत किया है। अब ये है जो है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो ये फैसला किया है फैमिली कोर्ट ने, ये किस एंगल से किया है, उसकी तहकीकात की है नहीं की है। तहकीकात करने के लिए उसको डाइवर्स देने वाले के ऊपर, और प्लस जो उसने निकाह किया है उसको देखना चाहिए कि ये निकाह करने वाला और डाइवर्स देने वाला, ये दोनों गिल्टी हैं इसमें। वो इसलिए कि निकाह पढ़ाने वाला भी वकील होता है, यानी मीन्स के वो शरिया एक्ट के ऊपर अबूर रखता है, जिसको चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल ने रजिस्टर्ड किया होता है। ये मामला चूँकि अब काफ़ी गंभीर हो गया है और ये कुरान की आयत की वायलेशन हुई है। अब कुरान की आयत जो मैं चैप्टर 49 बता रहा हूँ, इसके ऊपर अब शरिया कोर्ट का जस्टिस जो है वो लेके जाएगा, 49 एक्सरसाइज करेगा, इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगा। क्या फैक्ट्स हुए, तलाक देने के बाद उसने आर्बिट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद निकाहनामे में सर्टिफिकेट एंडोज हुआ, गवाह कौन थे। अब गवाहों के ऊपर भी देखा जाएगा कि गवाह देने वाले जो है वो क्रिमिनल तो नहीं थे, जिन्होंने गवाही के साइन किए हैं डाइवर्स डीड के ऊपर, उनका किरदार देखा जाएगा। एविडेंस एक्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी देखते हैं कि ये जबरन डाइवर्स तो नहीं हुई है, ये फिर म्यूचुअल में हुई है, उसमें वो साइटेशन देखनी पड़ेगी डाइवर्स की। तो ये मैटर जो अब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। अब इसको शरीयत कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और शरीयत कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा, ताकि जज जो जस्टिस है उसके लिए आसानी हो। अब वो जज साहब क्या करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को पूरा करेंगे जो फैसले करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह वो जस्टिस जो है वो ये काम करेंगे और चैप्टर 49 को एक्सरसाइज करेंगे। आयत 6 को, आयत 6 जो डेलिब्रेटली इसकी वो तहकीकात करेंगे, एंड तक जाएंगे, फिर वो जज को भी पनिश करेंगे अगर उन्होंने गलत फैसला किया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड अंडर आर्टिकल 21 सेक्शन 21 भी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि जज ने अपने पावर्स यूज़ करते हुए अगर ये नुकसान किया है तो 166167 पीपीसी उसके तहत जज को सज़ा हो सकती है, और उसकी सज़ा 3 से 7 साल तक है कि अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठा के किसी बंदे को क्या किया, इंजर्ड किया, ज़ख्मी किया, तो जज इसमें फंस जाएगा, फैमिली जज, क्योंकि ये क्रिमिनल में चेंज हो गया है। अब ये फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएगा तो फिर वो जस्टिस जो है वो पनिश कर सकता है। अगर जो वकील है वो अगर पिटीशन फाइल करेगा या केस को रिव्यू में लेके जाएगा तो फिर ये बात आगे जाके बनेगी। तो 6 के बाद आती है आयत नंबर 9।
अब 9 कहती है, इफ टू पार्टीज ऑफ बिलीवर्स टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मेक पीस बिटवीन देम, इफ either of them commits aggression against the other, fight against the aggressors till they submit to Allah's judgment. When they submit, make peace between them in equity and justice. Allah loves the equitable. अल्लाह ताला जस्टिस को पसंद करता है। और ये 9 आयत जो है, इन दोनों को बुलाया जाएगा। फिर पूरी तहकीकात करने के बाद 6 नंबर जो आयत है उसको एक्सरसाइज करेंगे जस्टिस साहब फेडरल शरीयत कोर्ट के, और 7 को 9 को भी एक्सरसाइज करेंगे, तहकीकात करेंगे कि गलत किसने किया। और 10 के ऊपर अगर ये दोनों पार्टीज किसी पॉइंट के ऊपर आती हैं तो 10 आयत है, द बिलीवर्स आर ब्रदर्स, यानी बिलीवर्स ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। मेक पीस अमंग योर ब्रदर्स एंड फेयर अल्लाह, अल्लाह से डरो और इनमें पीस जो है अमन पैदा करो, सो दैट यू मे बी शोन मर्सी। तो ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपस में सुलह करा दो, इनमें इनकी कदूरतें ख़त्म कर दो और कंप्रोमाइज़ करा दो। तो ये आयत है 49 चैप्टर 10 है। ये 3 आयतें इसमें अब फेडरल शरीयत कोर्ट जो एक्सरसाइज करेगी। फेडरल कोर्ट चाहिए कि जस्टिस साहब जो है इसमें पीपीसी को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये मैं बता दूं क्योंकि कोई भी जज बच नहीं पाता। जज जितने भी हैं या प्रोसिक्यूटर जितने भी हैं, ये सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट पीपीसी का जो सेक्शन है 21 उसके तहत ये आते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया कि जज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ की है और जज को अंडर प्रेशर किया, तो वो बताएगा फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस को कि मुझे किसने कहा, मैंने कैसे किया। तो वो आ जाएगा पीपीसी के आर्टिकल सेक्शन 166 और 167 में, जिसमें 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और सर्विस उसकी जा सकती है, क्योंकि कुरान की आयात ही पनिश करती है। और ये पनिशमेंट जो होगी ये कुरान की आयात की वायलेशन जो हुई है, और ये वेरिफिकेशन होने के बाद, इन क्वेश्चंस होने के बाद जज को दी जाएगी। ये फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो देगा, जज यानी जस्टिस साहब वो देंगे जो कुरान के यानी ग्रिप रखते हैं। ये 3 आयात वो कोर्ट करेंगे, इसके ऊपर ही आपका केस चलेगा चैप्टर 49 के ऊपर। 6 के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होगी, बाकायदा इंस्टिगेशन होगी। इंक्वायरी इंस्टिगेशन का हक जस्टिस के पास है। पुलिस से भी इंक्वायरी कराएंगे वो कि क्या हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पीछे बैकग्राउंड क्या है। फिर ये इंक्वायरी खुद करेंगे, किसी और जज को इंक्वायरी दे सकते हैं। ये 49 जो चैप्टर है इसकी आयत 6 अब आड़े आ गई है। ये फेडरल शरीयत कोर्ट 6 को एक्सरसाइज करेगा जज। फिर 9 के ऊपर जाएगा, दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों पार्टीज में गलत कौन है और सही कौन है, और जो गलत है उसको सही करने की वो जस्टिस कोशिश करेंगे। फिर 10 के ऊपर सुलह करा देंगे। लेकिन जिसने गलत काम किया है उसको सज़ा देने का भी फेडरल शरीयत कोर्ट को बाकायदा इख्तियार है, पीपीसी के इख्तियारात हैं। अगर जज ने इसमें गलत किया है, जो 7 साल की सज़ा दी है वो तो सामने आ रही है, क्योंकि उसने जो है इस्लामिक लॉ को ऑर्डिनेंस 61 जो है इस्लामिक, उसको जो है वो वायलेट किया है, क्योंकि उसमें वेरी क्लियर 7 नंबर जो है वो बिल्कुल उसने बताया हुआ है आपको कि आपने डाइवर्स कैसे देनी है, इज्जत पीरियड का सारा तरीकाकार है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो कुरान से इतने वाकिफ नहीं होते। अब वो
ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर देते हैं जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें कुरान की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 इसमें वेरी क्लियर अंडर सेक्शन 7 इन्वॉल्व है कि मोनिका ने जब डाइवोर्स दी तो उसका सिचुएशन क्या है। अब मेरे पास चूँकि ये केस नहीं है, ना तो मैंने उसकी डाइवोर्स डीड देखी है, ना ही मैंने जज के जो है वो ऑर्डर्स देखे हैं कि उसने क्या जजमेंट किया है, क्या केस को डिग्री किया है। इसको बजाय हाई कोर्ट ले जाने के या इसको अपीलेट कोर्ट में ले जाने से ना लेके जाए, सॉरी थोड़ी खांसी है, ना लेके जाए, इसको डायरेक्ट फाइल करें फेडरल शरीयत कोर्ट में, जजमेंट भी लगाएं और पूरा फैक्ट। वहाँ पे शरीयत कोर्ट के बहुत सारे वकील हैं और वहीं फेडरल शरीयत कोर्ट चीफ जस्टिस भी बैठते हैं और इसको डायरेक्ट चैलेंज करें। अब वो अगर क्या डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी ये पिटीशन जो भी आर्टिकल है फेडरल शरीयत कोर्ट का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसको एक्सरसाइज करके इसको पिटीशन को फाइल करें। पूरे ग्रीवेंसेस जो है इन दोनों मियाँ बीवी के वो लिखें और उसके बाद ये केस फाइल कर दें। जज साहब जो फैमिली कोर्ट के हैं उनकी जजमेंट भी लिखें, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है वो उसमें लिखें, क्योंकि इसमें अब इन्वॉल्वमेंट 4-5 लाख की आ गई है। और अगर जज का प्रूफ हो गया कि जज ने ये जो है फैसला अंडर प्रेशर होके किया है या किसी के कहने पे किया है या उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ की है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। दीज ऑल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, इंक्लूडिंग द प्रोसिक्यूटर, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। तो वो जुमरे में आएगा 21 जो है, मैंने पहले भी बता दिया है कि पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड 21 में ये डिक्लेयर है पब्लिक सर्वेंट। तो जब पब्लिक सर्वेंट कोई अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करता है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 167 अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपनी तरफ से जाली बनाए हैं तो फिर 168 भी आ जाएगा। ये 3-4 सेक्शन जो है पीपीसी के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और फेडरल शरीयत कोर्ट उसकी जॉब भी जो ख़त्म कर देगी, क्योंकि कुरान की वायलेशन अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते। ये अल्लाह ताला के अपने अहकामात हैं, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। ये अब पावर फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की है कि ये 49 चैप्टर को एक्सरसाइज करेंगे और तय तक पहुँचेंगे केस के। अगर जज भी आएगा कोर्ट में, उससे भी क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस क्वेश्चन होगा, उसको पार्टी बनाए और मोनिका को पार्टी बनाए और फेडरल शरीयत कोर्ट में लेके आए। क्योंकि अगर कुरान की आयत की वायलेशन को आपने रोका ना तो मोनिका भी सज़ा में चला जाएगा। कुरान की आयत खामोश क्वाइट पनिशमेंट देती है। ये मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कुरान की आयत को वायलेट किया है, वो बचे नहीं हैं। इसलिए इसको रिकवर करें, बैलेंस बराबर कर लें। अब 3 आयत इन्वॉल्व हो गई हैं, 3 ही आयत जो है उसके खिलाफ फैसला किया है, 229, 230 और उसके बाद 230 के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे। मैं ये बता दूं कि एक और आयत है 235 जिसमें इद्दत पीरियड का जिक्र है और इनक्लूडिंग 65 चैप्टर द डाइवर्स सूरत अत-तलाक, उसमें भी 4 नंबर आयत जो है वो वायलेट हो गई है। तो इस वायलेशन को रिकवर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको अहकामात दे दिए हैं कि आप मेरे इस जो मेरे अहकामात हैं जिसको आपने वायलेट किया है, इसका सलूशन दिया है। और सलूशन जो है
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है 6 के ऊपर। अब ये चीफ जस्टिस या जस्टिस जो हैं, क्या नाम है, फेडरल शरीयत कोर्ट के, ये एक्सरसाइज करेंगे 49 एड नंबर 6 और एड नंबर 9 और 10। लेकिन कंप्रोमाइज कराने से पहले वो पूरी की पूरी इंक्वायरी जो है वो करेंगे कि गलती किसकी थी। तो फिर ये तीनों आयत, चारों आयतों की जो चैप्टर्स की वायलेशंस हुई है, जो ये इन्होंने की है, क्या नाम है इनका, जो फैमिली कोर्ट है, वो जज साहब ने, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं था कुरान के ऊपर, जो वो 7 साल सजा कर ले गए। उन्होंने खुद ही इस एक्ट को वायलेट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो 7 साल किस सूरत में उसने दे दिए। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो दैट इज़ वेरी क्लियर कि 1 साल से ऊपर जुर्माना और ये सज़ा होती है, वो भी हस्बैंड को होती है, बीवी को नहीं होती अगर उसने कोई गलत काम किया है। तो ये सारे फैक्ट देखने पड़ेंगे अभी। फिर अगर उसने नहीं देखा इन चीज़ों को और सज़ा दी है तो वो सज़ा में खुद आ जाएंगे। उनकी सज़ा भी 7 ही साल है, जो मैंने पीपीसी के सेक्शन 166 और 167 कोड किया है। पीपीसी के ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हैं जज जब, तो वो भी सज़ा का उतना ही मुस्तहिक होता है, क्योंकि अब ये फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएगा तो जज पार्टी ही बनेगा। ये कुरान का मैटर और मोहम्मदन लॉ का मैटर जो है ये फेडरल शरीयत कोर्ट में जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर्स दी हुई है। ये एक्सरसाइज करेंगे फेडरल शरीयत कोर्ट अपना दी एक्ट 1991 अंडर आर्टिकल 3 द सुपरमेसी ऑफ द कुरानिक लॉ, और ये चैप्टर 49 एक्सरसाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 203H, ये एक्सरसाइज होगा। और एक आर्टिकल जिसके ऊपर पटिशन जो है फाइल होगी फेडरल शरीयत कोर्ट में। तो इसको जल्दी करें और इसको देर ना करें, और ये सज़ा ये ख़त्म हो जाएगी। और सज़ा अगर गलत दी गई है तो फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस पावर रखते हैं, इस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत, कि वो जज को पनिश करें। और उसके तहत वो स्टेटमेंट जब आएगी, केस प्रूव होगा, एविडेंस चलेंगे, सारी बातें सामने आएगी, तो फाइनल जजमेंट जो होगी, फाइनल ऑर्डर पे जब वो केस रखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि गलती कहाँ पे हुई और किसने की। उसमें 3 बंदे फंस सकते हैं। जज साहब फंस सकते हैं, अल्लाह करे वो बच जाएं, मेरी तो उनसे ये दुआ है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, सज़ा देना कोई ठीक नहीं होता, लेकिन कुरान शरीफ की आयत की वायलेशन हुई है, अल्लाह ताला के अहकामात की जो है बंदिश हुई है, कौश हुई है, तो आप उसको फिर सज़ा देनी पड़ती है। तो ये मेरा कहना था। अब 3 आयत इसमें चैप्टर 49 की 6, 9 और 10 जो है ये एक्सरसाइज होगी। कंप्रोमाइज़ तो होगा, कंप्रोमाइज़ करने के लिए ये दोनों मियाँ बीवी राज़ी होंगे तो कंप्रोमाइज़ होगा। अदरवाइज़ अगर एलिगेशन इनके ऊपर स्वेर किस्म के लगाए हैं और इन्होंने कुरान की वायलेशंस की है, मोनिका साहब ने या जज साहब ने, या इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसमें स्पेशली बोला है कि जो हाफ़िज़ कुरान है वो कुरान की आयत से वो इत्तफाक़ करेंगे, वो कभी भी कुरान की आयत को वायलेट नहीं करेंगे। फिर मैंने ये भी कहा कि वी ऑल द मुस्लिम, हम पहले इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर हम पॉलिटिशियन हैं या आर्मल पर्सनस हैं या वकील हैं या जज हैं, वो हमारे प्रोफेशंस हैं। तो फॉर गॉड से कि कुरान की आयत को कभी वायलेट ना करें। ये मैं एक थियस्ट हूँ, एक थ्योलॉजिस्ट हूँ। ये मैंने बहुत डीप स्टडी किया है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है कुरान के ऊपर। ये खामोश पनिशमेंट कुरान देता है अल्लाह ताला के अहकामात की जो पैरवी नहीं करता। इस केस को आप सीधा करने की कोशिश करें।
इसको फ़ौरन फाइल करें और वो सज़ा जो उसको एग्जेम्प्ट कराएं, उसको नील एंड वाइट कराएं और जज साहब को भी बचाएं, क्योंकि कुरान किसी को सज़ा देने की फेवर में नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मियाँ बीवी चाहेंगे तो, अगर ये केस प्रूव हो गया, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मोहम्मदन लॉ का जो चैप्टर है इसमें मैंने 243 भी कोड किया है कि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ये लैक ऑफ नॉलेज था। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि मिस्टेक, लॉ को ना जानना, कानून को ना जानने पे ये गलती हुई है। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती की है जिसने निकाब पढ़ाया है। उसके बाद मोनिका की स्टेटमेंट्स लें कि वो पहले तारीफ कर रहे थे, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ, अब पता नहीं क्या है इसके बिहाइंड स्टोरी, अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह ताला उनको भी अपनी ईमान में रखे। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ और इंटरनेशनल रिलेशन पे मुझे अबूर है, क्योंकि मैं डिग्री होल्डर्स हूँ और एक्स आर्म्ड फोर्सेस हूँ। पहला शुबा मेरा वो था और अब मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। इसलिए बुरा किसी को न कहें, अल्लाह ताला खुद फैसले करता है कि जी पीछे आर्मी है तो फलान है तो ढींग है। आई डोंट नो कि पीछे कौन है क्या है। तो आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय अपनी नेकियां कम ना करें, ऐसा काम ना करें, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालें। सियासत में और मोहब्बत में सब जायज़ होता है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपने हर हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्मी को बदनाम ना करें। आर्मी वही काम करती है जो उनके दायरा इख्तियार में होता है। उसने ये कर दिया तो उसने ये कर दिया तो आसम आर्मी चीफ ने ये कर दिया। आर्मी अपना काम करती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मुल्क का दफा करना होता है। मैं खुद 31 ईयर्स आर्म फोर्सेस का हिस्सा रहा हूँ। उन्होंने वही काम करना है जिसमें मुल्क की बका होगी। अब मुझे इसके बिहाइंड स्टोरी का नहीं पता, और मत बदनाम करें आर्मी को। ये बहुत बुरी बात है कि आर्मी के ऊपर जो है आप इतना कीचड़ उछाल रहे हैं। वो अगर जनरल को बुरे काम करते हैं तो वो पीछे नीचे भी जनरल होते हैं। सारे जनरल ऐसे ही नहीं होते कि एक ने बुरा काम किया तो दूसरा उसको एक्सपोज नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर रखी है। बाज़ दफ़ा बुरे काम भी करने पड़ते हैं रियासत की बका के लिए। जो जनरल होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि तीनों फोर्सेस जो होती हैं उनके हेड जो होते हैं वो पूरी कंट्री को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज होता है कि आर्मी के ऊपर आप कीचड़ उछालना शुरू कर दें। ये वो लोग करते हैं जो आर्मी से जले हुए होते हैं, जिनको आर्मी ने निकाला होता है या उनके ऊपर कोई एलिगेशंस होते हैं। तो फॉर गॉड से कि आप इसको बुरा मत करें। कोई अंडर प्रेशर किसी को नहीं करता, अगर करते हैं तो वो आर्मी वो देखती है, वो चीज़ देखती है कि मुल्क की आवाम की बका में क्या है। मैंने ना आसम के काम को देखा ना उनके काम को देखा। चीफ आर्मी चीफ हैं, 2 चीफ और हैं उनके साथ। तो ये चीज़ें जो है ये क्रिटिकल करने में अपना रोल अदा ना करें, पॉजिटिव सोच रखें। आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दें। अंडर आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर आप स्पीच दें, पॉजिटिव स्पीच दें, मुल्क की बका के लिए स्पीच दें, बोलें, राय दें, मुल्क को ठीक करने की राय दें। हर पाकिस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। आर्म फोर्सेस अपना एक हल्फ लेती है, अब उनको क्रिटिसाइज करते हैं। जो जिसने गलती की है कुरानिक लॉ नहीं छोड़ता, पनिश करता है, सज़ा मिलती है इंसान को। घर से बेघर हो जाता है बंदा जब अल्लाह ताला के अहकामात की वायलेशन करता है। कुरान की जितनी भी आयात हैं, 114 चैप्टर हैं, उसमें मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ अहकामात हैं। तो ये मेरा कहना है कि आप एक्सरसाइज करें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और आर्टिकल 2 जो है वो वेरी
मेक क्लियर कि दिस इज द इस्लामिक स्टेट। 2 to 7 को देखें तो ये मैंने एक अपना दे दिया है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन को एजुकेट करना पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम होता है। ये चूँकि इनके पास वो तजर्बा या डिग्री नहीं होती, जिसकी वजह से ये वायलेशंस आती हैं मुल्क में और इनको अच्छे गाइडर्स नहीं मिलते। मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले भी वायरल की हैं, जिसमें मैंने सिस्टम भी बना के दिए हैं। जब तक मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम नहीं होगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब 2 पार्टी सिस्टम बनाना है बहुत ज़रूरी। 2 पार्टी सिस्टम बनाएं, फिर उनका मैनिफेस्टो बनाएं। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 200 इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है अंडर आर्टिकल जो है 200 है, उस ये प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप 2 पार्टी सिस्टम और उनका मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे, ये मुल्क इसी तरह ही रहेगा। आप 2 पार्टी सिस्टम बनाएं, उनका मैनिफेस्टो बनाएं, सब पार्टियां आपस में मर्ज हो जाएं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जैसे अमेरिका में है, बरतानिया में है। अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो एक ही पार्टी है, लेकिन उसने 2 पार्ट किए हुए हैं, हस्ब इख्तिसार और हस्ब इख्तिलाफ। और देखें चाइना कहाँ चला गया। और कम्युनिज्म जो है वो इस्लामिकिज्म के साथ मिलता है, कैपिटलिज्म जो है इस्लामिकिज्म के साथ नहीं मिलता। ये क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हूँ, एक जूरिस्ट भी हूँ, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया का भी मैं उनके कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे बना, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर डेमोक्रेसी के ऊपर मैंने एक वीलॉग की थी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है, ये 2 पार्ट होते हैं। हर सिस्टम के 2 रुख होते हैं। अब डेमोक्रेसी मीन्स मैंने बताया था उसमें कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को भी मैंने एक्सपोज किया था कि डेमोक्रेसी के 2 पार्ट है, एक है डेमोक्रेसी, एक है एनी डेमोक्रेसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उर्दू में ये कहेंगे आइनी जमहूरियत और जमहूरियत। जमहूरियत में जो है वो आपकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं होती, जो मर्जी बोलें आप, गबन करें, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, धोखा दें, प्रॉपर्टी पे कब्जे करें, जो है अभी आपकी ज़ुबान में नेगेटिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, मफाद परस्ती। इसमें रियासत तरक्की नहीं करती डेमोक्रेसी में। लेकिन जब इसकी शक्ल चेंज कर देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो आइन हमें देता है 1973। उसके तहत अगर आप अपनी लाइफ चलाएंगे तो फिर बात बनती नज़र आती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा सुपीरियर लॉ जो है वो है कुरान लॉ। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन इज़्ज़त सबकी करता हूँ। ख्वाह वो जरदारी साहब हैं, ख्वाह वो नवाज शरीफ हैं, ख्वाह वो इमरान खान हैं, ख्वाह वो मेरे चीफ हैं, आर्म्ड फोर्सेस चीफ हैं, तीनों जॉइंट चीफ है, ठीक है। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, तो इल्म जो है इमाम की फलाह के लिए होता है, ना कि उसको नुकसान पहुँचाने के लिए होता है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी वीलॉग है, इसके ऊपर आप फेडरल शरीयत कोर्ट को अप्रोच करें और इनको भी सज़ा से बचाएं, जज साहब को भी और मोनिका साहब को भी सज़ा से बचाएं। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। मेरी दुआएं सबके साथ हैं और आप पॉजिटिव सोच रखें, लॉयल्टी अपने पाकिस्तान से रखें और किसी को बुरा ना कहें।
अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है कि किसी के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालो, जब पर्दा डालोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालूंगा, मत किसी को एक्सपोज करें। और आर्टिकल जो है वो 19 के ऊपर अपनी पॉजिटिव स्पीच दें। अब आजकल जो है प्रॉब्लम आ रहा है बिजली के क्राइसिस में, बिल इतने लोग परेशान हैं, इसमें मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हम्बली अपील करूंगा कि इस सिस्टम को देखें। ये बिलिंग जो है, नहीं तो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो लगाएं उसके ऊपर, वजारत के ऊपर, और इसको देखें कहाँ पे ये वायलेशन हो रही है। लोग जो है इतने परेशान हैं, और ये अननेसेसरी टैक्सेस जो लगे हैं सिस्टम को बनाने के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी हमदर्दाना अपील है चारों चीफ से कि वो बैठ के सिस्टम को बनाने की कोशिश करें। आपके पास बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको लेके एक तो 2 पार्टी सिस्टम बनाएं, उनका मैनिफेस्टो बनाएं। फिर ये रेलवे का निज़ाम बहुत गंदा है, इनमें लेफ्टिनेंट जनरल लगा दें ऊपर, ये सिस्टम को ठीक करेंगे। क्योंकि फौजी आदमी जो है उसके ऊपर आजकल जो ये लोग बोल रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, नहीं बोलना चाहिए। कभी ISI को गंदा कर रहे हैं, कभी कोई ISI अपना काम करती है, वो कभी आपको ट्रैक से हटने नहीं देगी। आर्मी लूट के लेगी, फलां करगी, ढींग करगी। माशरे में अच्छे बुरे होते हैं, मैं को किसी की फेवर नहीं करता। अगर आर्मी में अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, तो वो जो अच्छे होते हैं वो बुरों को खुद ही देख लेते हैं, उनके भी कोर्ट मार्शल होते हैं, उनको भी सज़ाएँ होती हैं। कोई आदमी सज़ा से बच नहीं सकता, जिसने जो गलत काम किया है वो पनिश में आ जाता है। तो मैं चीफ ऑफ द आर्मी साहब से ये अपील करूँगा, बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील करूँगा, बीइंग ए जूरस, बीइंग एडवोकेट, कि आप ये जो क्राइसिस आपका इलेक्ट्रिक का है, ये लोग अभी तड़प रहे हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, ये सिस्टम की खराबी है, इसको क्विक एक्शन पे लें। पहले भी काम आर्मी ने किए हैं, ये अभी डॉलर्स को नीचे लेके आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को रीरेल कर लेंगे। ये इलेक्शन के बाद कोशिश है कि अच्छे लोग आएँ सामने और वो अपना काम करें। तो मुल्क को बचाना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कि वो अलाउद्दीन खिलजी को स्टडी करें, उसका प्राइसिंग सिस्टम देखें अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। ये 1320 में वो आया था, तो उसका प्राइसिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है। उसने सिकंदर आज़म के दौर की बात है ये, और हलाकू खान जब आया तो उसने आर्मी को किस तरीके से मैनेज किया, और बेहतरीन प्राइसिंग सिस्टम है। वो 2 सिस्टम दे के गया है दुनिया को, एक महकमा ब्रीफ इंटेलिजेंस का महकमा, दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम। वो माहिर मौशियात था, हालांकि वो इनपढ़ था, इवन यहाँ तक कि कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो उससे इस्तेफादा हासिल करें। उसका प्राइसिंग सिस्टम देखेंगे उसने कैसे कंट्रोल किया पूरा 14 सूबों के ऊपर, उसको आप पढ़ के फिर प्राइसिंग को कंट्रोल करें, देखिए आटा कहाँ चला गया। तो ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस कि ये जितने भी मसाइल अभी सामने आ रहे हैं इनको कंट्रोल करना है, और ये दिल में जगह पैदा करनी है अवाम के, इससे पहले कि अल्लाह ना करे जो है सिविल वार की तरफ चले जाए। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस जो है बाइख्तियार है, और ये इंशाल्लाह ताला अपने सिस्टम को ठीक करने में पूरा रोल अदा करेगी। और यही मेरी व्लॉग है पाकिस्तान के बारे में। और लॉ से हट कर ना जाएं, जब पोलिटिक्स सिस्टम 2 बना देंगे। अब देखें चाइना ने तरक्की की, कम्युनिज्म को अपनाया, और हम चूँकि कैपिटलिज्म में हैं, और कैपिटलिज्म भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा इसलिए परेशान कौन है कि इसमें फ्यूडलिज्म इन्वॉल्व है। अब हमारे मुल्क में फ्यूडलिस्ट जो हैं और कैपिटलिस्ट जो हैं, ये दोनों
इस तरीके से हैं। अब इसको आर्मी ही ठीक कर सकती है कि किस तरीके से करना है। अगर कम्युनिज्म को आप अपनाते हैं तो आपको रशिया और चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कैपिटलिज्म तो यूरोप कंट्री में और प्लस अमेरिका की तरफ रहना पड़ेगा। ये दो सिस्टम की आपस में लड़ाई है। 1947 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दोनों सिस्टम उभर के आए हैं और ये कोल्ड वार में जो तब्दील हुए हैं। तो आप चूँकि इस्लामिक लॉ के तहत अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, आप इसको उस तरीके से लें। और अंडर आर्टिकल 19 के ऊपर मैं हर पाकिस्तानी को बोलूँगा कि वो अपनी वीडियो वायरल करे, सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने में, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में तब्दील करें, डेमोक्रेसी को खैराबाद कह के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में आए, क्योंकि ये दोनों सिस्टम आपके अंदर हैं। आप आईनी जमहूरियत पसंद भी हैं और जमहूरियत पसंद भी हैं। अगर आपने क्रिटिसाइज़ करना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, फ्रॉड करना है और अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर आप डेमोक्रेट हैं। अगर आप आइन की पासदारी करते हैं, कुरान लॉ के ऊपर अपनी लाइफ को गुजारते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत अपनी कंट्री को करते हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट हैं। हर सिस्टम की दो शक्लें हैं, दुनिया में सिस्टम तीन ही हैं और तीनों की बुरी शक्लें हैं और तीनों की अच्छी हैं। वन इज द मोनार्ची पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको किंगडम कहते हैं या सदारती निज़ाम कहते हैं। अब उसकी बिगड़ी शक्ल जो है वो टायरेंटी या टायरेंट बन जाता है। उसके बाद दूसरी एरिस्टोक्रेसी है, ये जो उमरा आपस में मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। अब उसकी भी शक्ल जो है एलोक्रेसी है। फिर ये डेमोक्रेसी है। अब हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है अपने मफाद की खातिर। मेरे लिए सब बाइज्जत हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉलिटिशियन जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे भी हैं, जो मुल्क को देखना चाहते हैं, अवाम को खुशहाल करना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्राइजें कंट्रोल करनी है, आप कम से कम नीचे लेके आए, अवाम खुश होगी। बिलिंग के ऊपर कंट्रोल करना है, गैस उनको फ्री कर दें, बिजली 3 रुपये 4 रुपये यूनिट कर दें, जैसे चाइना में है, अदर कंट्रीज़ में है। अवाम आपकी तरफ आएगी नहीं, आप दोनों तना की हुकूमत करें। अवाम की ज़रूरत क्या है, यही है। आटा आप 10 रुपये लेके आ जाएँ। उसके बाद रोटी है, रोटी आप देखें कहाँ चलेगी, 25 से 30 रुपये, और उसका रेशो भी पता नहीं है। आप 250 रुपये की रोटी कर दें, चपाती 125 ग्राम की कर दें। 250 ग्राम में अगर 1 किलो आटा है तो 4 रोटी बनाएं 250 ग्राम की। देखें अफगानिस्तान में बड़ी रोटी है। अब दूसरों को नज़दीक से देखकर भी तरक्की कर सकते हैं। ये मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से अपील करूँगा, मेरी हमदर्दाना अपील है कि आपकी जिम्मेदारी है मुल्क के आवाम को सेव करना और